मून या चंद्रमा, यह एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसे हर कोई रात के आसमान में देख सकता है। पृथ्वी के सबसे करीब यदि कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है तो वह मून है। यह हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि करीब 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। मून जितना खूबसूरत है, यह हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए उतना ही ज़रूरी भी है, और इस मून का उस घटना में एक बड़ा योगदान माना जाता है जिसे कहते हैं द ग्रेट स्पेस रेस। साल 1954 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफ़ी सारे स्पेस मिशन होने लगे। दोनों के बीच यह कंपटीशन था कि कौन स्पेस में अपनी धाक जमा पाता है। इसके लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने सबसे पहले सैटेलाइट्स भेजे। सोवियत संघ का स्पुतनिक 1 और अमेरिका का एक्सप्लोरर 1। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है जानवरों को स्पेस में भेजने का, और 1957 में सोवियत संघ ने सबसे पहले लाइका नाम के डॉग को स्पेस में भेजा। इस बहादुर डॉग ने कुछ घंटे स्पेस में सरवाइव किए, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। लाइका के बाद अमेरिका ने 31 जनवरी 1961 में हैम नाम के एक चिंपांजी को प्रोजेक्ट मरकरी के तहत स्पेस में भेजा। यह मिशन सक्सेसफुल रहा। हैम कुछ घंटे तक स्पेस में बिताने के बाद सकुशल धरती पर वापस लौट आया, और इसके बाद धरती पर वो आगे और 17 साल तक जीवित रहा। अमेरिका इस बात की खुशी मना ही रहा था, लेकिन सोवियत संघ उसकी खुशी पर ग्रहण लगाने वाला था। 12 अप्रैल 1961 को रूस ने सबसे पहला इंसान अंतरिक्ष में भेजा, जिनका नाम था मेजर यूरी गैगरिन। ये वोस्टॉक 1 मिशन के अंतर्गत सोवियत संघ की तरफ से अंतरिक्ष में गए थे, और ऐसा करके वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए। स्पेस में इन्होंने 1 घंटे और 48 मिनट बिताए। इस दौरान इन्होंने धरती का एक चक्कर लगाया और धरती की कई सारी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की। सोवियत संघ ने अपने इस मिशन से स्पेस रेस में बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद अमेरिका जो करने वाला था वो मानवता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। 16 जुलाई 1969 में अमेरिका ने फ्लोरिडा के केप कैनावरल में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 नामक स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया था, जो कि न केवल अंतरिक्ष में जाने वाले थे बल्कि चंद्रमा की सतह पर कदम भी रखने वाले थे। 20 जुलाई को लैंडर स्पेस शटल से अलग होकर मून की तरफ रवाना हो जाता है, और 21 जुलाई 2:56 पर इंसान मून पर अपना पहला कदम रखता है। Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. That's one small step for man, one giant leap for mankind. मैं जितनी बार भी मून लैंडिंग की वीडियोस को देखता हूँ, एक्साइटमेंट से भर जाता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा पल है जहाँ मानव जाति ने एक ऐसे जगह पर कदम रखा जो कि धरती नहीं है, बल्कि यहाँ से बाहर की एक जगह है जहाँ एक अलग वातावरण है और एक अलग तरह की ज़मीन है। लेकिन ये तो हुई मून पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात, लेकिन पृथ्वी पर कई ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समुद्र के लेवल का ऊपर नीचे होना। यह मून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से धरती के सी लेवल्स को बढ़ाती और घटाती है, और इसमें ऊंचे ऊंचे लहरों का निर्माण करती है। इतना ही नहीं, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के घूर्णन या रोटेशन को भी प्रभावित करती है। जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तो यह धरती से करीब था, और पृथ्वी से इतने ज़्यादा करीब होने के कारण यहाँ पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। चंद्रमा के दूर जाते के साथ साथ धरती के घूमने की स्पीड भी कम हो रही है, और एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर एक दिन 24 नहीं बल्कि 25 घंटे का होगा। क्या चंद्रमा धरती से इतना करीब है कि धरती को इतनी ज़्यादा प्रभावित कर पाता है? यदि हम बुक्स की तस्वीरों को देखें तो हमें धरती और चंद्रमा को काफ़ी करीब दिखाया जाता है, लेकिन असल में यह इमेज गलत है। ऐसा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि पृथ्वी और मून को एक ही पेज पर दिखाना होता है, और बस यह बता दिया जाता है कि पृथ्वी से मून की दूरी 3,84,400 किलोमीटर की है। लेकिन आज मैं आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से दिखाने वाला हूँ कि क्या असल में चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है। धरती से चंद्रमा की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी ऐसी नहीं बल्कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। जी हाँ, यह दूरी इतनी है जिसके अंदर कुल 30 पृथ्वियाँ समा जाएंगी, और सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को अगर एक लाइन में रखें तो वह भी धरती और मून के बीच की दूरी में फिट हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मून तो धरती से काफ़ी दूर है। इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। यदि हम पृथ्वी पर रहने वाली एक सभ्यता की नज़र से देखें तो हाँ, चंद्रमा हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर यह डिस्टेंस कुछ भी नहीं है।
अगर आप महंगे और हाई फोकल लेंथ वाले टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप मून के क्रेटर्स को भी देख सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में हमारे पास किफ़ायती कीमत में भी इतने अच्छे टेलीस्कोप और कैमराज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम मून को अच्छी तरह से कैप्चर और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसा ही एक डिवाइस मेरे पास है जिससे आज मैं मून की कैप्चरिंग करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों वो डिवाइस है मेरा ये टेलीस्कोप, जो कि 114 mm मिरर के साथ और 900 mm फोकल लेंथ के साथ आता है, और मैं इसे फ़िलहाल अपनी छत पर असेंबल कर रहा हूँ रात में कैप्चरिंग करने के लिए। ये अभी वेल बैलेंस तो नहीं है, तो मैं इसे कुछ ट्विक्स करके बैलेंस करूँगा। अब ये पूरी तरह बैलेंस है और किसी भी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं छोड़ने पे ये रुक जा रहा है। अब इसे मैं इस तरह ही छोड़ दूँगा रात में कैप्चरिंग करने के लिए। 3 hours later. तो गाइज़ रात हो चुकी है और मैंने अपने टेलीस्कोप को मून की तरफ पॉइंट कर रखा है, और इस पर मैंने अपना एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन लगा रखा है फ़िलहाल, और आप देख सकते हैं कि क्या विजुअल्स मिल रहे हैं। मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये रहे, काफ़ी अच्छे विजुअल्स तो मिल रहे हैं 2.7x पे, लेकिन कैप्चरिंग के लिए मैं एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसके बदले में मैं यूज़ करूँगा मेरा एप्पल का iPhone 12, और इस पे मैं लगाऊंगा 10 mm की आईपीस। अब आईफोन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे इन फ़ोन ही स्टैकिंग की सुविधा मिलती है। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है, साथ में सॉफ्टवेयर भी रेडी है। इसे मैं फ़िलहाल पोजीशन कर रहा हूँ। मैंने 200 फ्रेम्स सेट किए हुए हैं। हालांकि हम कोई आरए माउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मोटराइज्ड माउंट नहीं है, इसलिए हमें कुछ सेकंड के एक्सपोजर के बाद फिर से रिपोजिशन करना होगा। तो कैप्चरिंग शुरू करते हैं। आर एक्सिस की मदद से हम इसे एक बार रिपोजिशन करेंगे। एक बार दोबारा से रिपोजिशन करेंगे, और इस बार मैं इसे पूरी तरह कैप्चर होने दूंगा 100% कैप्चरिंग तक। और कैप्चर होने के बाद हम इसे सेव करेंगे टिफ फॉर्मेट में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इमेज दिख रही है ये एक स्टैक्ड इमेज है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स छुपी हुई है, जिसे आप किसी भी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल सकते हैं। आप इस जो टिफ इमेज है इसे आप लाइटरूम में भी एडिट कर सकते हैं या फ़ोटोशॉप से भी एडिट कर सकते हैं, बट यहाँ मैं इसी के एडिटर को यूज़ करके इसे प्रोसेस करूँगा। तो चलिए प्रोसेसिंग पे चलते हैं। सबसे पहले मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाऊंगा, फिर बैकग्राउंड एक्सट्रैक्शन को, इमेज को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, और फिर ब्लैक पॉइंट को, टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होगा। यहाँ आप सेटिंग्स के साथ खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किससे क्या असर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है डिटेल और शार्पनेस से। तो यहाँ मैं डिटेल्स के साथ ट्विक कर रहा हूँ, और आप देख पा रहे होंगे कि इसके साथ ही मून की जो इमेज है उसमें डिटेल्स निकल के आ रही हैं। इसके बाद कर्व्स पे चलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप काफ़ी हल्के हल्के से ही करके देखें, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को ना छेड़े। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है शार्पन। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैसे इमेज शार्प होती जा रही है जैसे जैसे मैं सेटिंग्स के साथ खेल रहा हूँ। और यहाँ हमारी फाइनल इमेज बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं रोटेट करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल्स निकल कर आ रही है। मैंने और लंबी कैप्चरिंग की, करीब 600 फ्रेम्स की, तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला। ये काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है पिछले वाले रिज़ल्ट से, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और डिटेल्स भी काफ़ी उभर के आए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि काफ़ी अच्छे से क्रेटर्स दिख के आ रहे हैं। पर मेरी जो बेस्ट इमेज अब तक मैंने कैप्चर की है वो है माउंट एपेनिनस की ये इमेज। इसमें काफ़ी अच्छे से इसकी डिटेल्स निकल कर आ रही है। इसी तरह एक काफ़ी जूम इमेज मैंने कैप्चर की आर्कट्यूरस क्रेटर की। साथ ही अगर मैंने वाइड फील्ड यूज़ किया तो मुझे मिनरल मून की ये इमेज मिली। दोस्तों अभी आपने जिन इमेजेस को देखा वो मैंने कैप्चर किया है सिर्फ़ और सिर्फ एक स्मार्टफ़ोन और अपने इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए। आगे ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं इस प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ आपको पोस्ट प्रोसेसिंग और कैप्चरिंग के भी अलग अलग मेथड्स बताऊँगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Until then, clear skies.